मेमोरी की आत्मचरित स्मृति क्या होती है। इसमें जैसे आपके एपिसोड होते हैं कि आपको की कोई घटनाएं याद हैं और आप उनको एक डायरी में भी लिख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चनर बना दिया जाता है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका आपको आंसर देना होता है। तो जो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है वो एक तरह की एपिसोडिक मेमोरी है। इस स्मृति में या इस मेमोरीज में उन घटनाओं और सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है जो हमारी लाइफ में घटित हो चुके होते हैं, फिर हमारी लाइफ में हम उनसे सामना किया है। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट उन्होंने कुछ मेथड्स बनाई हैं, एक क्वेश्चनियर मेथड होता है। इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं और आप लोगों को उसका आंसर देना होता है। दूसरा मेथड है डायरी स्टडीज मेथड, कि आप अपनी डेली की घटनाएं एक डायरी में लिखते हैं, डेली के इवेंट आप उसमें लिखते हैं, तो डायरी स्टडीज मेथड होता है। तो इसमें बेडली ने 1990 में एक प्रश्नावली तैयार की थी जिसमें व्यक्ति की जिंदगी में जो डेली की घटनाएं घटती हैं वैसे कुछ क्वेश्चंस लिखे थे और उनके आंसर पूछे थे, और उसके बेस पर यह बताया था कि व्यक्ति में ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी बनती है। और फिर विलियम वेगनर ने एक स्टडी की थी, इन्होंने बताया था कि पिछले 6 साल की घटना का, यानी कि अब जब इस एज में है और हमारे से 6 साल पहले की घटनाओं को उन्होंने लिखा था, तो वहां से एक रिकॉर्ड उत्पन्न हुआ था कि उन जो उसका टाइम लगातार बीतता जाता है वह उस टाइम पीरियड को ज्यादा याद रखता है बजाय कि पहले वालों को। इसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को भी उसने लिखा था कि जिस घटना से व्यक्ति के इमोशंस जुड़े हुए होते हैं वह उनको अधिक याद रखता है, और 1 साल, 12 महीने, 2 साल तो उन घटनाओं को अधिक याद रखता है, बल्कि जो पीछे वाली घटनाएं हैं उनको थोड़ा थोड़ा भूल जाता है। तो अब जो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जो ऑटोबायोग्राफी मेमोरी हो की शुरुआत कब होती है, और दूसरा है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन आती है हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, कैसे उसको हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले ये बताया कि जो हमारी ऑटोबायोग्राफी मेमोरी है वो कब शुरू होगी। वो आपके जन्म के 2 से 3 साल के अंदर शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको अपने घर के एनवायरनमेंट के बारे में, आपके आस पड़ोस के बारे में और जो आपका स्कूल है उसके बारे में आपको याद रहता है। तो बावर ने यहाँ पर एक स्टडी की थी और ये बताया था कि इस समय में जो ये बताया गया है कि ये मेमोरी 2 से 3 साल में बननी शुरू हो जाती है। लेकिन बावर ने ये कहा कि इसमें लैंग्वेज स्किल तो डेवलप होती ही नहीं है, तो वह इसको रिकॉल कैसे कर पाएगा, क्योंकि इस टाइम तो बच्चा बोलना सीखता है, धीरे धीरे वर्डों को जोड़ता है, तो वह कैसे इसको याद रख पाएगा। तो बावर की स्टडी को सामने आने पर उसके बाद मेयर्स और शिफ्टन और कलाकार्सन ने 1987 में स्टडी की थी। इन्होंने 6 महीने के बच्चे से लेकर 40 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनको इकट्ठा किया था और उनको एक लैब में रखा था, और यहाँ पर इसने उन बच्चों को कुछ खिलौने के साथ खेलने के लिए रखा गया, और उसके बाद फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें उन्होंने 2 ग्रुप लिए थे। एक ग्रुप वो था जहां पर उन्होंने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था कि उनको खिलौने से खेलना है, और दूसरे ग्रुप में ऐसे बच्चे थे जिनको ऐसी स्थिति में नहीं रखा गया। तो रिजल्ट में ये पाया कि जिन बच्चों को पहले उस प्रयोगशाला में लेकर आया गया था, जिन्होंने उन खिलौनों के साथ खेला था, बाद में जब वो आए थे तो वह उन्हीं खिलौनों के साथ खेलना पसंद कर रहे थे। और जो कंट्रोल ग्रुप था, जिनको पहले ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं दिया गया था, उन बच्चों ने ऐसा कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो आपकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है उसका निर्माण 2 से 3 साल की अवस्था में ही होना शुरू हो जाता है। इसके बाद भी कुछ ऐसे कारक बताए गए हैं कि जिस पर चीजें अपवाद के रूप में आई हैं, जिनके चलते व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रथम 2 साल की अनुभूतियों को रिकॉल नहीं कर पाता। इस क्यों रिकॉल नहीं कर पाता, क्योंकि इस अवस्था में जो मेमोरी है इसलिए रिकॉल नहीं कर पाएगा कि उनका ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसके न्यूरॉन्स जो है वो इमेच्योर हो, परिपक्व नहीं हुए हैं, और उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण थोड़ा थोड़ा होता है और कुछ नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर ये बताया गया है कि अगर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी का निर्माण होगा तो आपके जन्म के 2 से 3 साल के अंदर हो जाएगा। तो कुछ अगर इसके ऊपर क्रिटिसिज्म बोला गया तो आपको ये लिखना है कि इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ब्रेन का स्ट्रक्चर इमेच्योर होता है, न्यूरॉन्स अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो यहाँ पर उसको रिकॉल नहीं कर पाएगा। इसके बाद है कि हमारी जो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है उसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे।
हम कैसे उसको याद रखेंगे? तो देखो, आप जो चीजें याद रखते हो उसके लिए कुछ क्यूज आपके पास होते हैं। उन क्यू वर्डों के द्वारा आप उन चीजों को याद रख पाते हैं। जैसे इस विधि में व्यक्ति को कुछ शब्द एक एक करके दिए जाते हैं, इन शब्दों को सुनकर वह अपनी ऑटोबायोग्राफी मेमोरी को बतलाना शुरू करता है। जैसे वो अपनी लाइफ में घटनाएं जो घटी हुई हैं उनकी फ्रिक्वेंसी में कमी आ जाती है। जैसे आप अभी 20 साल के या 19 साल के हैं, तो आपके जो शुरू के 10 ईयर हैं उनको आप ज्यादा याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन अभी पिछले जो आपके 2011 से 20 तक का टाइम पीरियड है, आप उसको ज्यादा याद रख पाओगे। कि अर्ली अडल्टहुड की जो मेमोरी है, यानी कि वो 20 से 30 साल की अवस्था को अधिक रिकॉल कर पाएगा और उससे पहले की अवस्था को रिकॉल नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने ये बताया है कि इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी होते हैं जिनको अच्छे से रिकॉल कर पाता है। जैसे इमोशनल इंपॉर्टेंस है कि आपकी विवाह है, कि कोई आपको जॉब लग जाती है, फिर आपकी कोई महत्वपूर्ण डिग्री है, जैसे यूजी की डिग्री है, आपकी पीजी की डिग्री है, तो ये घटनाएं आपको लाइफ टाइम तक याद रहती हैं। इसके बाद ये बताया गया कि व्यक्ति जिंदगी के कुछ विशेष अवधि से अन्य अवधि की तुलना में घटनाओं को स्पष्ट रूप से रिकॉल कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऑटोबायोग्राफिक मेमोरी है, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसका रैंडमली चयन नहीं होता, बल्कि वे लाइफ टाइम के पीरियड में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कि जैसे शुरू के सालों में आपने क्या किया, उसके बाद धीरे धीरे आपने मेहनत की है, आप पुलिस में गए हो, आपको एक्सपीरियंस हुआ है, फिर आपको एक नौकरी मिली है, तो इस तरीके से आप उन चीजों को एक लाइफ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग याद रख पाते हैं। इसके बाद है कि हमारी जो एलटीएम इंफॉर्मेशन है, हम उनकी पुनः प्राप्ति कैसे करते हैं। कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी एलटीएम में स्टोर है, लेकिन हम किन को ही रिकॉल कर पाएंगे, उसके लिए यहाँ पर कुछ मेथड्स बताई गई हैं। जैसे आपके सामने कोई पुराना दोस्त आ जाता है काफी पहले का, उसका नाम आपको याद है, लेकिन जिस समय आपका दोस्त आपके सामने है, फ्रेंड आपके सामने है, आप उसका नाम सोच रहे हैं, लेकिन आपके वो दिमाग में घूम रहा है, लेकिन आपकी वो टिप ऑफ टंग पे नहीं आ रहा है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं टिप ऑफ टंग फिनोमिना, टीओटी फिनोमिना। कि ऐसे शब्द हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर नाम जो है वो हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये होता है टीओटी फिनोमिना। काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, आपके एस्टेट या फिर आपके नेट में भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो यहाँ पर ये बताया है ब्राउन ने कि एलटीएम से हम दो तरीके से इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल करते हैं। एक होता है आपका रिकॉल, दूसरा होता है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉल क्या है? रिकॉल में आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड बोले जाएंगे, जैसे ए फॉर एप्पल है, या फिर आपके सामने सेब नहीं भी रखा जाएगा तो भी आप उसको पहचान लोगे। रिकॉल क्या है कि इसमें आपके सामने ओरिजिनल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं किया जाता, इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट नहीं की जाती, लेकिन उसके बाद भी आप उसको अपनी प्रेजेंट कॉन्शियस में ले आते हो, चेतना में ले आते हो, और आप उसका आंसर बता देते हो। रिकॉग्नाइजेशन में क्या है कि इसमें आपके सामने काफी सारे स्टिमुलस रखे जाते हैं, और फिर आपसे ये पूछा जाता है क्या आप इन स्टिमुलस को या फिर इन इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हो। तो इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि आपको रिकॉल में कोई भी ओरिजिनल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, उसके अब्सेंस में आप उसको पहचान लोगे। लेकिन रिकॉग्नाइजेशन में आपके सामने बहुत सारे स्टिमुलस प्रेजेंट किए जाएंगे, फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप इनकी पहचान कैसे कर पाओगे, आपने इसका पहले कभी देखा है। तो अब ये है कि जो आपका रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन है वो दो तरीके से इफेक्ट होता है। फर्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन इन मटेरियल, कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी आपके डेली रूटीन के कार्य हैं या आपका होमवर्क है, आप एक ऑर्गेनाइज उसको रखोगे, पूरा एक उसकी एक सीरीज बनाओगे कि हमें कैसे कैसे ये काम करना है। जैसे आप सुबह उठते हो, अपने रूटीन के काम करते हो, फिर अपना दोपहर का काम करते हो, फिर शाम का काम करते हो, तो आपने क्या किया हुआ है, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया हुआ, डिसिप्लिन में रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर स्टडी हुई है कि जैसे अगर हम सभी फ्रूट्स के नाम याद रखेंगे, जैसे हैं जो मीठे फ्रूट्स हैं उसको आप अलग श्रेणी में रखोगे, जो थोड़े से खट्टे हैं रसदार फल हैं उसको आप अलग श्रेणी में रखोगे, जो कच्चे खाए जाने वाली सब्जियां हैं उनको आप अलग श्रेणी में रखोगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे सामने जितने स्टिमुलस होते हैं उसको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उनको कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे बोर एटोल ने 1969 में स्टडी की थी। इन्होंने प्रयोजों के दो ग्रुप बनाए थे। एक समूह को शब्दों को ऑर्गेनाइज और संबंधित ढंग से शब्दों को
उपस्थित कर याद कराया गया। जैसे सभी पक्षियों के नामों को एक श्रेणी में रखा गया, स्तनधारी पशुओं को नामों को एक श्रेणी में रखा गया, और इसी तरह से उनकी उपयुक्त श्रेणियां उनको बनाकर दी गई और उनको याद किया गया। दूसरा जो ग्रुप था उनको क्या किया, श्रेणियों के नाम नहीं दिए गए, उनको रैंडमली कभी किसी पशु का नाम बताया गया, कभी पक्षियों के नाम बताए गए, कभी उनको फ्रूट्स के नाम बताए गए। तो जो रिजल्ट आया था उसमें यह बताया था कि जो पहला ग्रुप था जिसको ऑर्गेनाइज तरीके से वर्डों को याद करवाया गया था, उन्होंने 73 तक वर्डों को रिकॉल कर लिया था, और जो दूसरा ग्रुप था उसने सिर्फ 21 वर्डों को रिकॉल किया था। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जब हम सब्जेक्ट को, शब्दों को या फिर इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सामने रखेंगे, तो वह उसको अच्छे से याद कर पाएगा, बजाय कि रैंडमली उसको देंगे। रैंडमली तरीके से इंफॉर्मेशन याद नहीं रहती। अगर एक सीरीज में एक सिस्टम के द्वारा हम उसको ऑर्गेनाइज रखेंगे तो इंफॉर्मेशन को लंबी टाइम तक याद रहेंगी। उसके बाद रिट्रीवर क्यूज की क्यूज भी होते हैं कि आपके सामने कोई एक क्यूज आ जाता है, संकेत आ जाता है, और उस संकेत के बेस पर आप उनकी पहचान कर लेते हो। तो एलटीएम में जो इन्फॉर्मेशन है उसको दो तरीके से क्यूज प्रेजेंट किए गए हैं। एक है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रिट्रीवर क्यूज, दूसरा स्टेट डिपेंडेंट रिट्रीवर क्यूज। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इन्वायरमेंट, कि आपके सामने जैसा इन्वायरमेंट प्रेजेंट किया गया है उस इन्वायरमेंट में ऐसी कौन सी जगह थी, या कोई ऐसा सीन था, या फिर कोई ऐसी वहां से साउंड आ रही थी, या फिर कोई स्मेल ऐसी आ रही थी। तो ये चीजें आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं, और आप जिस इन्वायरमेंट में जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन को आप याद रखेंगे, वही इन्फॉर्मेशन आपको उसी सेम इन्वायरमेंट में जब आप जाओगे तो भी चीजें आपको जल्दी याद रहेंगी। स्टेट डिपेंडेंट क्या होता है, ये आपके मूड पर प्रेजेंट होता है, डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। ये आपकी इंटरनल स्टेट से रिलेटेड होता है। जब आप खुश होते हो और उस समय आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आती है तो आप उनको याद रख पाते हो, उसके बाद आपके ब्रेन में जो है क्या ट्रेस समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर दोबारा से फिर से आपको खुशी का माहौल मिलता है तो आप फिर से उन बातों को याद करना शुरू कर देते हो। तो ये होते हैं आपके कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रिट्रीवल क्यूज और स्टेट डिपेंडेंट रिट्रीवल क्यूज। तो इसके बारे में इन्होंने गॉर्डन और बैडली ने 1975 में एक स्टडी की थी, और उन्होंने ये बताया था, जो स्टडी हुई थी वो 7 गोताखोर यानी कि जो सी ड्राइवर्स होते हैं, जो समुद्र में गोताखोर होते हैं, उन पर स्टडी की गई थी। इन लोगों में से कुछ ने शब्दों की एक सूची को समुद्र के किनारे बैठकर सीखा, कुछ ने सूची को 15 फीट दूर समुद्र के पानी के भीतर जाकर सीखा। इसके बाद इन दोनों तरह के प्रयोजों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों या संदर्भ में शब्दों को रिकॉल करने के लिए कहा गया था। यानी कि जो समुद्र में काम करते हैं, जो गोताखोर होते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें से 2 ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप के लोगों को तो समुद्र के किनारे पर बैठकर कुछ वर्ड बताए गए थे याद करने के लिए, और दूसरा ग्रुप ऐसा था कि उसको 15 फुट अंदर समुद्र के अंदर जाकर बैठकर उन वर्डों को सीखना था। तो दोनों मदर जी जो दोनों की सिचुएशन थी वो दोनों की अलग अलग थी, और जब इनको रिकॉल करने के लिए बोला गया था, मम्मी को तो दर्द हुआ। जो सब्जेक्ट था उसने क्या किया था कि जिन लोगों ने समुद्र के किनारे पर बैठकर उन वर्डों को याद किया था वह ऐसी सिचुएशन को याद कर पाए थे, और जिन लोगों ने पानी के अंदर जाकर 15 फीट गहरे पानी में जो गए थे उन्होंने उस समय जो वर्ड याद किए थे उनको वह वर्ड उसी जगह पर जाकर याद वो आए थे। तो 1976 में अपने अध्ययन पर ये बताया है कि जो एलटीएम में सूचनाओं को हम संचित करते हैं, स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी क्या है कि आपका मूड कैसा है। अगर आप खुश हो और उस समय जो आपने चीजें याद की थी तो आपको खुशी के माहौल में चीजें याद आएंगी। अगर आप उस समय डिप्रेस्ड हो, टेंशन में हो, और उस समय आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आप वैसी ही परिस्थिति में अगर दोबारा आओगे तो आप उनको रिकॉल कर पाओगे। एलटीएम में किसी सूचना को रिटर्न करने की परिस्थिति आसान होती है जब हम रिकॉल करते समय व्यक्ति की आंतरिक शारीरिक अवस्था ठीक है, और उसको हम जैसे खुशी के माहौल में उसको कुछ इन्फॉर्मेशन याद रहती है, और जब हमसे रिकॉल करवाते हैं तो वह उसको उस खुशी के माहौल में ही रिकॉल करवा पाएंगे। तो ये चीजें बावर ने अपने हिप्नोसिस एक सम्मोहन की विधि होती है उसके बेस पर ये चीजें करवा के उन्होंने बताई थी।
कि जब सब्जेक्ट को सम्मोहित यानी कि हिप्नोसिस में डाल दिया जाता है तो वह खुशी की मनोदशा उत्पन्न कर दी गई थी, यानी कि उसको हिप्नोटाइज कर लिया गया था। और हिप्नोटाइज किस तरीके से किया गया था कि वह सब्जेक्ट काफी खुश था, तो उस समय वह उन शब्दों को रिकॉल नहीं कर पाया क्योंकि उसको पहले वो वर्ड सैडनेस की अवस्था में उसको रिकॉल करवाए गए थे कि पहले व्यक्ति उदास था और उदासी के समय उसको कुछ वर्ड दिए गए थे, उसने उस वर्ड को याद किया। लेकिन दूसरी बार जब उसको रिकॉल करवाया गया था तो उसको एक हैप्पीनेस की स्टेट थी, यानी कि वो खुश था। तो खुशी की अवस्था में वह सैडनेस में याद किए गए वर्डों को रिकॉल नहीं कर पाया। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि हमारी जो मेमोरी है हमारे मूड पर डिपेंड होती है। जैसा हमारा मूड होगा हमें उसी मूड में वैसी इंफॉर्मेशन रिकॉल या रिकॉग्निशन हम कर पाएंगे। फिर उसके बाद रिट्रीवल का एक प्रयोग दिक्लापद है या नहीं, इसके बारे में टोल्विंग और थॉमसन ने स्टडी की थी। इन्होंने यहाँ पर एक नियम दिया था कि एनकोडिंग स्पेसिफिक प्रिंसिपल, कि जो हमारे क्यूज होते हैं, एनवायरमेंटल क्यूज हैं या आपके स्टेट डिपेंडेंट क्यूज हैं, इसके लिए एक मेथड बताया है एनकोडिंग स्पेसिफिक प्रिंसिपल। इस नियम के द्वारा यह पता चलता है कि एलटीएम में सूचनाओं का प्रवेश पाते समय जो संकेत यानी कि जो क्यूज हमारे पास एनकोड होता है, सिर्फ उन्हीं संकेतों के द्वारा हम सूचनाओं को रिट्रीव कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, जिस क्यू में या फिर जिस तरीके से हमने उसको एनकोड की है, हम उसको उसी कोड के रूप में फिर उसी क्यूज के रूप में क्या करेंगे, उसको रिट्रीव करेंगे, यानी कि उसको पुनः प्राप्ति हम कर लेंगे। तो ये आपका एलटीएम का टॉपिक है मेनली कंप्लीट हो गया है। कल हम फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा जो आपका है निमोनिक्स, यानी कि इम्प्रूविंग ऑफ मेथड के मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।